नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी। कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग अपने आज का ये सेशन एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन। So first thing first, we'll be waiting for few students to join our session, and then of course we'll be starting the session. But before that, those who have joined, please let me know that ये आवाज़ें clearly आ रही है क्या नहीं, please. Yeah. Yes, perfect. हाँ, so okay. So चलिए start करते हैं आज का इस सेशन में। और क्योंकि this was very awesome response from your end, and again I would request you that if you feel like that these lessons are helping you by any ways, please share it with all your other friends so that वैसे लोग जो क्या इस साल prelims दे रहे हैं, at least they could get access to these quality resources, right? So let's start with our today's discussion of MCQ. चलिए सबसे पहला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेटेड। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम often seen in news due to impact of flood it faced during the pre-monsoon season. In which part of Assam does this district lies? बहुत लुल्लू पोचू क्वेश्चन। मतलब if you have read Assam history then yes, this is something which you should know. You should know. कहां पर सिंपली भाई बात है दैट ये कहां पे लाई कर रहा है बताओ। अपर असम में, लोअर असम में, सेंट्रल असम में या नॉर्थ असम में? बताओ। Yes, correct. So yes, this district lies in C, Central Assam, right? So yeah, अगर देखोगे असम का डिवीजन है ना, तो वो बेसिकली चार डिवीजन किया गया। एक है अपर असम, ये वाला, राइट? देख रहे हो, दिस इज अपर असम, ओके। देन दिस वन इज लोअर असम, राइट? देन दिस इज नॉर्दर्न असम, राइट? दिस इज सेंट्रल असम, दिस इज आ गया बराक वैली डिवीजन, जो क्या ऑफ कोर्स नीचे सदर्न असम में भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, राइट? सो या आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स सी सेंट्रल असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। आई गेस दिस इज वेरी वेरी इजी, राइट? Very much in news this time. Colombo Security Conclave, a grouping seen in news, is related to which among the following? Maritime security, illegal immigration, drug trafficking या फिर cyber security? Please post your answers. Yes. Solution number A, that is marine security, right? So yeah, just go through the description if you at all want to. आगे बढ़ते हैं। गुलाबी मीनाकारी, राइट? जो क्या एक क्राफ्ट है। ऑफ कोर्स दिस वाज इन न्यूज। सो आपको बताना है ये कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में इसको हमें देखने को मिलता है प्रैक्टिस करते हुए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? बताइए, अपने सही आंसर्स लिखिए जल्दी से। गुलाबी मीनाकारी कौन से स्टेट में मिलता है, देखने को मिलता है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, राइट? गुलाबी मीनाकारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। के बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। पहला, इट इज अ G7 लेड इनिशिएटिव जो कि सपोर्ट करता है पैसिफिक आइलैंड एंड टू बूस्ट द डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन, ओके। दूसरा है, it also aims to enhance the cooperation in the field of health, climate crisis and education. बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट आप करना है। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? नीचे कमेंट सेक्शन में विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। Absolutely. Yeah. So the correct option here is B2 only. क्योंकि ये जो है ना, देखो ये G7 इनिशिएटिव लिखा हुआ है ना, ये एक G7 इनिशिएटिव है, बट एक्चुअली इसके इनिशिएटिव्स में जो है ये एक बेसिकली यूएस और उनके अलाइज या न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम्स, इन्होंने ही मिलकर लॉन्च किया गया है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, राइट? सो यह एक 5 नेशन इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, जो क्या सपोर्ट करता है पैसिफिक आइलैंड्स और बूस्ट करता है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज ओवरऑल इस रीजन में, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थॉमस कप वाज इन न्यूज रिसेंटली। आपको बताना है that it belongs to which among the following game?
थॉमस कप, बताइए इनमें से कौन से गेम में इससे ये एसोसिएटेड है? कबड्डी, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन या फिर चेस? कबड्डी, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन या फिर चेस? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थॉमस कप, okay, yeah, so the correct answer, yes, it is badminton. This was very much there in news, right? So yeah, next, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। इंडिया में देखो, आपको पता होना चाहिए वेरियस पॉपुलेशन के फेजेस हम लोग को देखने को मिले, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस देखने को मिले, राइट? उन्हीं वेरियस डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस में एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज था जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको बताना है पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से किस पीरियड के बीच में लाई करता है? 1911 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 या फिर 1981 से 2011? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बताइए आंसर, सोच समझ के दीजिए आप आराम से, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो आंसर इज 21 से 50 फेज जो है, 21 से 51 वाला फेज है, ये है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। क्योंकि ये वाला जो पीरियड था 1901 से 1921, ये था पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, राइट? मतलब ऑलमोस्ट ग्रोथ स्टैग्नेंट था। बट इसके बाद वाला दैट इज 21 से अगर 51 तक देख लीजिएगा, ये एकदम जो है स्टडी ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड जंबो, wild jumbo often seen in news is causing a havoc during man-animal conflict in parts of northeastern region of India. So here the jumbo refers to which among the following? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एलिफेंट, टाइगर, कंगारू या फिर चीता? बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है भाई। जंबो सुना नहीं है क्या कभी? एलिफेंट को इसको कहता है, राइट? सो यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मिशंस हैव द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द रिटर्न्स ऑफ ह्यूमन टू द मून? चंद्रयान 3, पार्कर मिशन, आर्टेमिस मिशन या फिर ओसिरिस एक्स मिशन? बताइए। बताओ बताओ। Yes, right answer have started coming in. So yes, the correct answer is C, Artemis mission, right? So Artemis mission ये एक रोबोटिक और ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के नासा के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है अलोंग विद 3 पार्टनर्स एजेंसी, जो क्या है, एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक है जाक्सा जापान वाला, और एक है कनाडा वाला कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर ये काम कर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, राइट? दो स्टेटमेंट्स जो दिए हुए वो है RFID इज अ टाइप ऑफ पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है फॉर ट्रैकिंग और मैचिंग ऑफ एन आइटम और एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रेडियो वेव सिग्नल, ओके? दूसरा है this technology works if tags and readers are in direct line of sight. direct line of sight मतलब समझते हो क्या है? this is direct line of sight, मतलब जैसे अगर कोई मशीन से कोई कार्ड को ऐसे करके स्वाइप तो नहीं, एक ऐसा होता है ना एक कार्ड जिसको सामने से ही ले जाओ तो पैसे कट जाते हैं, है ना? तो वो लाइन ऑफ साइट में आता है एकदम प्रॉपरली, राइट? RFID पता है किसमें लगता है? वो कभी गाड़ी में देखा है आप लोगों ने, टूल फंक्शंस में रहती है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी निकल जाती है, कोई रुकना नहीं पड़ता है उसको, सट से कट जाता है RFID से, राइट? तो वो क्या डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में रहता है? बताइए तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? लिखा आपने आंसर्स? यस 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 यस। सो करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होता नहीं है भाई, है ना?
ऐसा थोड़ा ना है दैट RFID को ले जाकर उस मशीन से चिप सामने से चिपकाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। गाड़ी आराम से, देखो RFID का जो रीडर है वो ऊपर में लगा हुआ रहता है ना। सोचो ये टोल कनेक्शन है, यहाँ पे ये रीडर लगा हुआ है, गाड़ी यहाँ से निकलेगी निकलेगी और गाड़ी के इस शीशे में लगा हुआ रहेगा RFID टैग, ठीक है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी ना दैट इस शीशा को एकदम चिपका देगा तभी पैसा कटेगा, नहीं नहीं, ये यहां से आराम से इसको रीड करके खट से पैसे काट लेता है, समझ रहे हो। So yes, one only is the correct answer. Next, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, वो भी न्यूज में था, दैट्स वाई ये आज आज थोड़ा शॉर्ट मैंने एमसीक्यूज रखा हुआ है, इट विल बी इजियर फॉर यू। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी, बताओ। इसलिए जाना जाता है। यस, एब्सोल्युटली, इट इज जियोथर्मल एनर्जी, राइट। हॉट स्प्रिंग गीजर्स पढ़ा हुआ है आपने, हाँ, वोल्केनोस में तो पढ़े हो स्प्रिंग गीजर्स, राइट। तो यस, मणिकरण जो है वो जियोथर्मल एनर्जी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाईलैंड्स कंस्ट्रक्टेड इन कंजर्वेशन एरिया। एक्चुअली न्यूज में क्या था ना, जब फ्लड आया था तब हाईलैंड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, राइट। अब क्या होता है हाईलैंड्स, बताता हूं, रुको पहले आप देख तो लो क्वेश्चन, जो जो पढ़े हो वो तो आंसर दे दो, उसके बाद बताता हूं। हाईलैंड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड ऑन द वाइल्ड एनिमल्स इन द फ्लड प्लेन जोन एरियाज। दूसरा, at least 400 highlands were reported to have been constructed so far, specifically in Kaziranga National Park, वही कंसीडर करके रख लो, राइट। तो पूछा गया विच अमंग द करेक्ट ऑप्शंस आर करेक्ट। मैं बताता हूं, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, आई टेल यू द डिस्क्रिप्शन, एक्सक्यूज मी। या सो करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली, राइट। देखो हाईलैंड्स, जैसे मैंने बोला, दिस वाज देयर इन न्यूज, अराउंड 440 हाईलैंड्स। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अराउंड 400 हाईलैंड्स, राइट। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या था ना, एक्चुअली क्वेश्चन में, हाँ मैंने बोला था ना, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क को ऐड करना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ इतना सारा हाईलैंड्स नहीं, अराउंड सिर्फ 40 हाईलैंड्स ही बनाए गए थे ना। हाईलैंड्स होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट को समझो, इस आंसर में मत जाओ दैट ये आपका सही हुआ ये गलत हुआ, कॉन्सेप्ट में जाओ। देखो कंसीडर करो दैट दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क का नॉर्मल वो लैंड रीजन जहां पे डायनासोर जो है ना, डायनासोर है, ठीक है, सॉरी नॉट डायनासोर, राइनोसोरस, माफ करना, ओके। सो अभी सोचो जब फ्लड आ जाता है तो क्या होता है ना, ये वाला रीजन जो है बांध पानी से भर जाता है, राइट। अब ये डायनासोरस क्या होंगे, ये तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, बीच बीच में हाईलैंड्स बना दिया जाता है, दैट इज बीच बीच में बहुत सारा मिट्टी विट्टी रख दिया जाता है। उससे क्या होगा, इस लैंड वाले रीजन को बड़ा कर दिया जाएगा, समझ रहे हो बात। अब क्या होगा, ये राइनोसोरस जो है ये धीरे धीरे ऊपर में उठ के इसके ऊपर जा सकता है, राइट। बच गया ना ये, पहले यहां पर थे, अब बचकर ये ऊपर में आ गए, समझ रहे हो बात। अब ऊपर में ही आपको जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है वो नाव से जाकर इनको खाना वाना पहुंचा कर आता है, मतलब ये एटलीस्ट ये बच तो गए ना, समझ लो। और ये बच कैसे गए, ये हाईलैंड्स के कारण, राइट। तो वही हाईलैंड्स के बारे में बोला गया था दैट काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड्स के दौरान इसको बहुत सारे बनाए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ समझ गया ना क्वेश्चन, यहाँ पे कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो, राइट। नहीं है तो आगे बढ़ता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। India has achieved around 10% ethanol blending by 2022. Okay. The new targets aim to achieve 20% ethanol blending by 2030. मतलब इंडिया ने ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया 2022 में, और जो टारगेट है 2030 तक वो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। आपको बताइए दैट इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, या क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक स्टेटमेंट सही है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। बताइए आंसर। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली देखो 20
30 तो पहले था एम, उसको घटा के 20% का जो है ना, उसको बोला घटाकर उसको 2025 कर दिया गया है। मतलब उसको रिवाइज किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के कारण, जिसमें जो ब्लेंडिंग था उसको 2030 पहले जो एम था वो तो ठीक था, गलत नहीं था, बट उसको अभी रिवाइज करके 2025 कर दिया गया है, राइट। याद रखना, इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन, अगर यहाँ पे 2030 की जगह 2025 रहता देन इट वुड हैव बीन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। World's highest aromatic weather station has recently been installed in which mountain? बताओ, दुनिया का हाईएस्ट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहां पर इंस्टॉल किया गया है? माउंट एवरेस्ट, K2 कंचनजंगा, या फिर माउंट आबू? दुनिया का हाईएस्ट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। यस, सो करेक्ट आंसर here is माउंट एवरेस्ट, राइट, है ना। सो दिमाग में रखना, माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड एट माउंट एवरेस्ट। इंसान सोचेगा अरे माउंट एवरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना, जानबूझ के एग्जैजरेट कर रहा है, तो नहीं, ये माउंट एवरेस्ट ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पपेट्री इन असम। पपेट्री इन असम, इसके रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, राइट। पहला क्या दिया हुआ है? पपेट्री हैज बीन अ पार्ट ऑफ असमीज कल्चर सिंस द 10th सेंचुरी। ओके। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है बोटी पुतोला, तातक नाट, पुतुला भावना, etc. are its other names as called in different regional parts of Assam. बताओ, choose the correct answer using the codes given below. One only, two only, both one and two, neither one nor two. क्या दोनों के दोनों सही है क्या? है? जी हाँ, absolutely. Both the options are absolutely true. This already came in Assam Tribune. That's why we have taken this part of, Next question. Digital literacy and awareness program, We Think Digital, has recently been inaugurated by a tech giant company with Assam government. Name that company. Google, Apple, Adobe या फिर Meta. Meta मतलब समझे ना, फेसबुक। याद रखो। तो यस, आंसर इज एब्सोल्युटली, आंसर इज मेटा, फेसबुक। आगे बढ़े, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding achievement of SDG, that is Sustainable Development Goal by Assam government. स्टेटमेंट्स दिए हुए, पहला, गवर्नमेंट ऑफ असम हैज लॉन्च्ड असम इनिशिएटिव 2030 फॉर इंप्लीमेंटिंग द एसडीजी। उसके बाद इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स 21, इंडिया में जो इंडेक्स निकाला गया है उसके हिसाब से असम रिमेन्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अमंग ऑल। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Yes. Okay. So देखिए इसका जो आंसर है ना, या इसका आंसर है वन ओनली, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। देखो, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आसाम नहीं है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आसाम, राइट। अकॉर्डिंग टू द एसडीजी इंडेक्स ऑफ 2021, असम रिमेन्ड इन द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। ठीक है, सो या ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। High burden to high impact HBHI initiative, sometimes seen in news, is related to elimination of novel coronavirus in worst hit countries, plantation of native trees in degraded areas, initiative of WHO to reduce TB cases, initiative of WHO to reduce malaria cases in high burden countries. बताओ। सही आंसर, yes, HBHI initiative is related to
initiative of WHO to reduce malaria cases in high burden countries, right? So D, option D is the correct answer. Next question. Carbon border adjustment mechanism is a plan to tax the carbon intensive products such as iron and steel, cement, fertilizer, aluminum and electricity generation. So it is proposed by which among the following? चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. यूनाइटेड यूएन गवर्नमेंट, सॉरी यूएन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, यूरोपियन यूनियन, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी एंड फोर्थ इज डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, I'll be waiting for your answer. I'll be waiting for your answer. Okay, yes. Yes, सही जवाब. Absolutely. B, यूरोपियन यूनियन. Right? माफ कीजिएगा guys, आज का कुछ गला तो ठीक नहीं है. Next question. No Money for Terror NMFT conference is an initiative of, चार ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड बैंक या फिर नन ऑफ द अबव. नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो. अबे कोई गूगल देख कर मत आंसर लिखना भाई, अपने से आंसर लिखो, है ना. कभी कभी गूगल देखकर अपना सेल्फ ईगो को मत बचाओ. अभी दिस इज नॉट द टाइम टू सेव योर सेल्फ ईगो. नो, दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग. राइट? क्या आंसर है? यहां पे फंसोगे. इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, डी. क्योंकि किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है फ्रेंच गवर्नमेंट का. आंसर ऑप्शन में था फ्रेंच गवर्नमेंट, नहीं ना? क्या था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड बैंक. तीनों नहीं है भैया. कौन है? फ्रेंच गवर्नमेंट. राइट. हाँ, क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस. राइट, है ना? चलो आगे बढ़. Next question is, the Agricultural Market Information System AMI is an inter-agency platform to enhance the food market transparency and encourage international policy coordination in times of crisis. It was set up by World Trade Organization, Organization of Economic Cooperation and Development, G20 members या फिर World Bank. बताइए सही ऑप्शन क्या है? द एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्या इनहांस करती है फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड इनकरेजिंग करती है इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. इसको किसके द्वारा सेटअप किया गया है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. यस, एब्सोल्युटली. G20 members are the correct, it's a very much correct answer. So please take a note out of it. Right? आगे बढ़ते हैं. खरसौन रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में था. ये अगर नहीं पाओगे तो डूब के मर जाओ, यही बोलूंगा. खरसौन रीजन रिसेंटली सीन इन इज लोकेटेड इन कौन सा रीजन? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूक्रेन या फिर टर्की. बताओ. सही ऑप्शन इज यस, यूक्रेन. रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, so you should know about it that ये जो है ना एक पोर्ट सिटी है. राइट? एंड अच्छा देखो, जब भी पढ़ रहे हो ना, मैं बताता तो नहीं हूं बट एक चीज यहां पे बता देता हूं. मेक श्योर द डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लिया करो. आपको खेरसौन रीजन ना है, आपको अगर ये पूछ ले दैट बताओ ये कौन सा रिवर के अलोंग है लोकेटेड, तो आंसर विल बी निपर रिवर. राइट? जो क्या यूरोप से फ्लो करती हुई है. राइट? सो यू शुड नो ना दुनिया में कौन कौन से रिवर्स, अमेजॉन रिवर कहां पे बहती है, नील रिवर कहां पे बहती है, राइट? निपर रिवर कहां पे बहती है. they might ask you this as well. Right? Next question. Consider the following statement regarding northeast security conditions. In Nagaland, all the militant groups are under ceasefire. Militant outfit have completely been neutralized in Manipur. Which among the following statement is or are correct? One only, two only, both, none. बताओ. हाँ? Okay. So yeah,
देखो इसका आंसर है नीदर वन नॉट टू, क्योंकि अगर देखो अनडाउटेडली सिक्योरिटी सिचुएशंस इंप्रूव जरूर हुई है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में तो आर्मी हैज बीन डी इंडक्टेड, राइट, बट कुछ पॉकेट ऑफ असम में उल्फा अभी भी एग्जिस्ट करती है. In some areas of Arunachal Pradesh, there are some disturbances. Nagaland में भी almost all the militant groups are under ceasefire except one. यहाँ पे क्या था? All the groups, right? इस वैसे ही some outfits are active in Manipur and यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी में तो क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है, राइट? देखिए यहाँ पे मिलिट्री आउटफिट्स आर कंप्लीटली बीन न्यूट्रलाइज्ड इन मणिपुर. नो 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 नो, कंप्लीटली नहीं, अभी भी कुछ कुछ है जो क्या एक्टिव है. चलो ये टफ मैं मान सकता हूँ क्वेश्चन, बट एनीवेज अभी ये वाला क्वेश्चन आता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है. गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, दे आर द नोमैडिक कम्युनिटी प्रेजेंट कहां पर? सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? जल्दी से लिखो, इसका तो 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए. यस यस यस, एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन इज डी, जम्मू एंड कश्मीर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट, मारपोल sometimes seen in news is related to what? Pollution through e-waste, river pollution, pollution through aeroplanes या फिर pollution from ships? बताओ. मारपोल, न्यूज पढ़ने का यही फायदा होता है, फटाफट आंसर दे सकते हो आप. Yes, absolutely. The correct option is D, pollution from ships. मारपोल क्या बोलते हैं इसको? IMO's इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स. इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं मारपोल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ कैंपेन, जिसका एम है सेफ गार्डिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम अडॉप्टिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा कंट्री है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान या फिर इंडिया? ब्राव, देखते हैं कितना देशभक्ति आ रहा है सब में. यस, एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंडिया, राइट. लॉन्च किया गया था भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी COP26 ग्लासगो में, राइट. सो 2 साल हो गया इसका वैसे, बट एनीवेज यू शुड नो अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब? कौन से स्टेट का ये स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, राइट. और ग्रेट इंडियन बर्ड का बताइए तो IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्या है बताइए? देखता हूं तो कौन कौन सही आंसर दे पाता है. Yes, absolutely. Critically endangered. Absolutely. Very good. Very good. Very good. Right? चलो आगे बढ़ते हैं. ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया? इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर नीति आयोग? बताओ. ई ग्राम स्वराज पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? यस, सी, मिनिस्ट्री ऑफ राज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G7 ग्रुपिंग? बताओ. G7 ग्रुपिंग के अंदर इनमें से कौन से कंट्रीज आते हैं? सबसे पहले जर्मनी, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना में से कौन सा सही है? 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4 5 या फिर 2 3 5? थोड़ा टाइम लो, आराम से सोचो G7 कौन कौन से कंट्रीज है और इंक्लूड करो.
रशिया है जी, पहले G8 था, हाँ? हटा के रशिया को हटा के G7 हो गया, तो रशिया तो गया, है ना। टू गया, टू गया तो कौन सा गया, ये वाला ऑप्शन गया, डी वाला ऑप्शन गया, बचा कौन, या तो बी होना है या तो सी होना है, कोई एक होना है, ठीक है। अब 134 दोनों में कॉमन है, बचा एक 5, राइट। 5 चाइना, बताओ क्या चाइना इज अ पार्ट ऑफ G7? यस और नो, यस और नो, नो, राइट। सो जब चाइना नहीं होगा तो क्या बचा भाई, 134, दैट इज जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। इनमें से वैसे तो देखोगे, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो देखोगे जो कंट्रीज है वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। याद रखो, दिमाग में फिट कर लो। G20 के भी कौन कौन से कंट्रीज है, दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। G20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 5 स्टार लगा दो G20 में। क्यों यार, सब कुछ तो G20 का इस बार, आई मीन असम में बहुत सारे हुए ना, इसीलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, FDPR, a rule on technology export control. It was recently in news. It belongs to China, Russia, United States या फिर जापान। लिखिए, फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल क्या है, किसका, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? यस एब्सोल्युटली, द करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट्स। Next question, guys. A global initiative 30 into 30, sometimes seen in news. Which of the following statement reflects this initiative? At least 30% of the people below poverty line must be brought out of the poverty by 2030. At least 30% of the cultivable area should be brought up under the organic farming by 2030. At least 30% of the energy requirement must be met by renewable sources by 2030. At least 30% of the earth's land and the ocean area is protected by 2030. बताओ कौन सा है? Take your time and give the correct answer. Don't see the Google, just directly hit your answer and refer to the Google. Come on. Yes, absolutely. D. D is the correct answer. That is 13 to 30 जो है इसका एम ही है, एटलीस्ट 30% ऑफ द अर्थ का लैंड एंड ओशन एरिया को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, देखिए चार ऑप्शंस आपको अगेन दिए हुए हैं, मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, रेफ्यूजी क्राइसिस, प्रिवेंशन ऑफ ओशन पॉल्यूशन बाय शिप्स और एनकरेज बिजनेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज। बताओ, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट कौन सा सही है? So the correct answer is D, encouraging business to adopt sustainable and socially responsible policies will be the correct option for this non-binding United Nation Pact, जिसका नाम है United Nation Global Compact, ठीक है। So I hope that this set of MCQs have helped you a lot. If you are liking it, then please share it with all your other friends who are appearing for APSC 2023, that is to be held on 26th of March 2023. And yeah, हम लोग कंटिन्यू रखते रहेंगे ऐसे ही क्लासेस आपको कल शाम को भी 8 बजे प्रॉपर्ली हमारे यूट्यूब चैनल भद्रा IAS अकेडमी में लाइव कर दी जाएंगी। सो मेक श्योर that attend these classes and give the live test of whatever your preparation is so far, right? चलिए मिलते हैं next. Thank you.